इस लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं घनीय इकाई सेल के बारे में। घनीय इकाई सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये घनीय इकाई सेल है जो कि सरल घनीय इकाई सेल के नाम से भी जानी जाती है। ये सरल घनीय इकाई सेल है। हमने 7 तरह के क्रिस्टल जालक पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो था वो घनीय क्रिस्टल जालक था, तो उसका ही ये टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, सरल घनीय इकाई सेल। हम ये जानेंगे कि जो सरल घनीय इकाई सेल होता है ये होता क्या है। जब घनीय इकाई सेल में अवयवी कण केवल घन के कोनों पर पाए जाते हैं। जब घनीय इकाई सेल में जो अवयवी कण होते हैं वो केवल घन के कोनों पर पाए जाते हैं, उसे सरल घनीय इकाई सेल, सरल घनीय इकाई सेल, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं SCC। सरल घनीय इकाई सेल को बोलते हैं SCC बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सरल घनीय इकाई सेल। इसको बोलते हैं जब घनीय इकाई सेल में जब अवयवी कण केवल घन के कोनों पर होते हैं तब हम उसको बोलते हैं सरल घनीय इकाई सेल। इसको सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। और सिंपल क्यूबिक सेल यानी ये सिंपल क्यूबिक सेल होता है, सिंपल क्यूबिक सेल होता है, इसलिए इसको शॉर्ट में हम SCC कह दिया जाता है। SCC कह दिया जाता है। तो ये किस टाइप का बनता है, ये देखने में जो है आपको इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखता है। इसमें जो कोने होते हैं उन पर एटम पाए जाते हैं, इनके अवयवी कण उनके एटम्स पे पाए जाते हैं। इस तरह इसके अवयवी कण जो होते हैं वो एटम्स पर पाए जाते हैं। अगर हम देखें इसके सरल SCC में परमाणुओं की संख्या, SCC में परमाणुओं की संख्या जो हमारा ये SCC है यानी सिंपल क्यूबिक सेल है, इसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है 4, नहीं वो होती है आपकी 1 होती है। सॉरी, जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है, जो हमारा SSC होता है, ये जो हमारा सिंपल क्यूबिक सेल है, इसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो हमारी 1 होती है। कैसे होती है वो हम आपको निकाल के दिखाएंगे, अभी सिद्ध करके दिखाएंगे। जैसे आपको अगर ये क्यूब दिख रहा है तो इसमें 8 गोले हैं, और इसमें जो 8 गोलों में जो प्रत्येक गोला होता है वो 8 गोलों के संपर्क में होता है, यानी 8 इस तरह की यूनिट सेल के संपर्क में होता है। प्रत्येक गोला जो होता है वो 8 यूनिट सेल के संपर्क में होता है। जैसे कि अगर हम इसको देखें, जैसे मान लो ये वाला गोला है तो इसमें साइड में यहाँ पे एक यूनिट सेल बनी होगी, इसके ऊपर एक यूनिट सेल बनी होगी, इसके नीचे एक यूनिट सेल बनी होगी। तो ये 8 गोलों के संपर्क में रहता है। जैसे मान लो अगर आप यहीं पे देखोगे तो ये 8 यूनिट सेल के संपर्क में एक यहाँ पे बनेगा। जैसे मान लो अगर हम इसको इस तरह करते हैं,
जैसे मान लो हम इस तरह की 4 यूनिट सेल बना लें, ये यूनिट सेल है, एक यूनिट, ये यूनिट सेल है, और यहाँ पे एक जो बीच में गोला है यहाँ रखा हुआ, 4 इसके ऊपर यूनिट सेल बना दें, मान लो 4 हम इसके ऊपर यूनिट सेल बना दें, तो ये जो गोला होगा वो 4 गोलों के संपर्क में होगा, मतलब एक गोला जो होगा वो 8 गोलों के संपर्क में होगा, 4 नीचे वाली लेयर्स में और 4 ऊपर वाली लेयर्स में। तो इस तरह ये जो गोला होता है वो 8 यूनिट सेल के संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है। कहने का मतलब होता है कि जो एक गोला अगर 8 यूनिट सेल के संपर्क में, इस तरह की 8 सरल सेल के संपर्क में है, तो ये गोला इसको सिर्फ 1/8 भाग योगदान देता है इस यूनिट को बनाने में। ऐसे ही ये वाला गोला भी 1/8 भाग इसको बनाने में योगदान देता है, फिर ये वाला गोला भी इसको 1/8 भाग योगदान देता है इस सेल को बनाने में, ये गोला भी 1/8 भाग योगदान देता है, ये गोला भी 1/8 भाग योगदान देता है, ये गोला भी 1/8 देगा, ये 1/8 देगा, ये 1/8 देगा। इस तरह जो आपके 8 गोले हैं वो आपके 1/8 भाग योगदान देते हैं इस यूनिट सेल को बनाने में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 8 × 1/8 = 1, मतलब 8 गोले हैं और 1/8 भाग योगदान दे रहे हैं इस सेल को बनाने में। तो इस सेल में जो परमाणु होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 परमाणु होगा, यानी इसका जो Z होगा वो 1 आ जाएगा। Z कितना होगा इसका 1, जिसको हम Z इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। Z इफेक्ट इसका कितना होगा 1 हो जाएगा, Z इफेक्ट 1 हो जाएगा, Z 1 हो जाता है। तो हमने इसमें अभी पढ़ा सरल घनी इकाई सेल के बारे में पढ़ा। सरल घनी इकाई सेल में अभी भी कण जो होते हैं वो घन के केवल घन के कोनों पर पाए जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो उसके कोने पर अभी भी कण है, इसे सरल घनी इकाई सेल यानी सिंपल क्यूबिक सेल यानी SSC के नाम से जानते हैं। अब ये इसका डायग्राम है सिंपल घनी इकाई सेल का, और इसमें प्रत्येक गोला जो होता है वो अपने इस यूनिट को बनाने में हर गोला 1/8 भाग योगदान देता है, यानी 1/8 इसको दे रहा है, और इस तरह ही अन्य जो इसके साथ 8 जुड़े हुए हैं उनको 1/8 भाग उनको भी दे रहा है, यानी इस यूनिट सेल को एक गोला 1/8 देगा। 8 गोले हैं इसमें, 8 × 1/8 = 1 परमाणु, यानी इसमें इस पूरी यूनिट सेल में सिर्फ 1 परमाणु प्रेजेंट है। इसलिए हमने इसको इस तरह करके 8 × 1/8 = 1, यानी Z हमारा जो होगा, Z यहाँ होता है परमाणु संख्या, Z यहाँ पे होता है परमाणु संख्या। उतारेंगे इसको, जो अब हम आगे जो हमारा ये सरल घनीय इकाई सेल है, सरल घनी जो इकाई सेल है उसमें अगर आप देखें तो इस तरह के जो गोले होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे हो इसमें जो गोले ये दूर दूर दिख जरूर है, लेकिन ये बहुत पास होते हैं, ये बहुत निकट होते हैं एक दूसरे के। ये डायग्राम को बनाने के लिए दूर दूर गोले दिख रहे हैं, ये इसके पास होता है, ये दोनों पास होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं, ये यहाँ टच होते हैं, ये टच होते हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ हम निकालने वाले हैं इन गोलों की कुछ त्रिज्या होती है और इनकी जो कोर की लंबाई होती है वो A होती है, और इन गोले की जो त्रिज्या होती है, इस गोले की जो त्रिज्या होती है वो R होती है। तो हम A और R में यहाँ पे संबंध निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R एवं कोर की लंबाई A में संबंध। यहाँ हम
हम निकालने वाले हैं गोले की त्रिज्या r एवं कोर की लंबाई a में संबंध। यह स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है कि कोर की लंबाई होती है, दोनों के बीच में कोर की लंबाई है, इसको हम a बोलते हैं, ये कोर की लंबाई इसको हम a बोलते हैं, और ये कोर की लंबाई इसको भी हम a बोलते हैं। कोर की लंबाई मतलब किनारे की लंबाई। जैसे कि एक कोई क्यूब है तो उसमें 12 कोर होते हैं, तो उसकी कोर की लंबाई, जैसे एक कमरे की कोर है, इस कोर की जो लंबाई है उसको a से व्यक्त करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, गोले की जो त्रिज्या होगी, दोनों गोले की त्रिज्या और इस कोर की लंबाई में रिलेशन निकालने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो गोले होते हैं वो कुछ इस तरह एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। जैसे मान लो ये गोला मैंने एक बना दिया और दूसरा जो गोला होगा वो बिल्कुल इसके साथ में जुड़ा होगा, वो इस तरह से कुछ जुड़ा हुआ होता है। ये गोला जो होता है वो इसके साथ में यहाँ जुड़ा होता है, और अगला जो गोला होता है वो कुछ इस तरह से यहाँ जुड़ा होता है। आप देखोगे कि इस तरह के 4 गोले और इसके ऊपर 4 गोले और रख दें तो वो हमारा सरल घनी ग्रे सेल बन जाता है। तो इसमें आप यहाँ से देखो, ये सेंटर पॉइंट है दोनों गोले का, और इस गोले को यहाँ से लेके हम यहाँ मिला देते हैं। आप देखते हो एक यहाँ पे एक त्रिज्या होगी और दूसरी त्रिज्या जो होगी वो इस तरह की हमारी हो जाएगी। इस तरह की जो है हमारी इस गोले में 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक एक गोले की त्रिज्या और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे गोले की ये त्रिज्या होगी। अगर आप इसको देखो तो ये कोर की लंबाई भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसको हम a से व्यक्त करते हैं। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ जो कोर की लंबाई a है, कोर की लंबाई जो a है वो बराबर किसके है, गोले की त्रिज्या, गोले की वो जो बराबर किसके है, 2r के, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2r के बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो a है कोर की लंबाई, वो यहाँ से यहाँ तक एक r हो गई, यहाँ से यहाँ तक दूसरी r हो गई, यानी वो 2r के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 2r। आप इसको लिख सकते हो r बराबर a/2। ये r और a के बीच में रिलेशन हो जाएगा, यानी गोले की त्रिज्या r है और कोर की लंबाई a है, उसके बीच में ये रिलेशंस पाया जाता है सरल घनी एकल पुष्टिका के बीच में। जो गोले की त्रिज्या r और कोर की लंबाई a में ये रिलेशन पाया जाता है। इसको नोट डाउन करेंगे। इसको हम हटा देते हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं संकुलन प्रभाज। संकुलन प्रभाज पढ़ने वाले हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। संकुलन प्रभाज को पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। संकुलन प्रभाज होता है, प्रभाज होता क्या है, अगर आप इसको देखें तो ये होता है घन में गोलों द्वारा घेरा गया भाग संकुलन प्रभाज कहलाता है। संकुलन प्रभाज कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, संकुलन प्रभाज कैसे निकालते हैं, तो इसका एक सूत्र होता है निकालने का। संकुलन प्रभाज बराबर, फॉर्मूला होता है इसका z इंटू, फॉर्मूला इसका होता है z इंटू 4/3 पाई r³ गुणा a³। ये होता है इसका फॉर्मूला प्रभाज निकालने का। z अभी हमने निकाला था, अभी हमने एसएससी में
जो हमारी सिंपल क्यूबिक सेल होता है उसमें हमने जेड का मान जो निकाला था वो हमारा था जेड इक्वल टू 1 था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जेड की जगह पे 1 और ये 4 गुणा पाई आर क्यू बटे में हो जाएगा हमारा 3 इंटू ए क्यू। अभी हमने सरल घनीय सेल में ए बराबर पढ़ा था 2r। अभी हमने पढ़ा था ए बराबर 2r होता है। अब इसका अगर आप ए क्यू करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 मतलब इसका 2r क्यू हो जाएगा। अगर आप इसको करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, और r का करोगे तो r इंटू r होगा, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8r क्यू हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8r क्यू। r क्यू से ये r क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा पाई और नीचे बचेगा 3 दूनी 6। तो पाई बाई 6 हो जाएगा। पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14। 3.14 ये पाई का मान होता है और डिवाइडेड बाई अगर आप इसको 6 से करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको अगर आप हल करोगे तो दशमलव के बाद में 2 अंक है तो इसको आप 10 की पावर -2 लिख सकते हो, 10 की पावर -2 लिख सकते हो और इसको हल कर लेंगे, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। यानी इसका अगर हम करेंगे 6314 को डिवाइड करोगे अगर 6 से तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 1 बचा 6 दूनी 12, 14 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 बचेगा बिंदी लगा लेंगे तो 6 18 हो जाएगा, फिर 6 18। अब ये आ रहा है हमारा 52 33 आ रहा है और गुणा आ रहा है 10 की पावर -2। आप चाहते हो कि 10 की पावर -2 को इसको हटा दें तो दशमलव को हमें यहाँ से लेके यहाँ 2 अंक आगे लाना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ दशमलव इस जगह दशमलव यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट इसमें, तो यहाँ पॉइंट है इस समय। अगर आप चाहते हो कि 10 की पावर -2 को हटा दें तो ये हो जाएगा 0.2 अंक आगे आ जाएगा, 0.5233 हो जाएगा, जो कि ये आपका संकुलन प्रभाज है। अगर आप संकुलन क्षमता अगर आप निकालना चाहते हो परसेंटेज में, संकुलन क्षमता अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो ये प्रभाज का जो है, प्रभाज का हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से तो ये हमारा हो जाएगा 52.33% जो है हमारा संकुलन क्षमता निकल आएगी। इस तरह हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। संकुलन प्रभाज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है z इंटू 4 पाई आर क्यू अपॉन में 3 इंटू ए क्यू। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे z की जगह पे 1 लिख लेंगे इंटू 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 और ए क्यू जो होगा वो हमारा अभी हमने निकाला है यहाँ पे ए क्यू 2 आर क्यू होता है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 8 आर क्यू हो जाएगा। तो 8 आर क्यू लिख लेंगे, इसको हमने सॉल्व कर लिया, आर से आर कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6, ये पाई बाई 6 होगा। और फिर आप जानते हो पाई का मान 3.14 होता है अपॉन 3.14 अपॉन 6 लिखा था मैंने, लेकिन आप देखते हो ये पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या किया इंटू 10 की पावर -2 कर दिया था, तो पॉइंट हट गया। इसको हमने यहाँ डिवाइड भी किया है तो ये 52.33 आया था। ठीक है, दशमलव अगर आप 10 की पावर -2 हटाना चाहते हो तो दशमलव को 2 अंक आगे ले आए, 0.5233 ये आया था हमारा संकुलन प्रभाज। अगर आप इसको संकुलन क्षमता तो परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। तो आप जानते हो जब भी किसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 10.2 बाएँ भी पीछे चला जाता है, हमारी दाईं तरफ चला जाता है। तो इसको जो संकुलन क्षमता आती है हमारी निकल के वो कितनी आती है 52.33%, और जो संकुलन प्रभाज आता है वो आता है 0.5233%। तो आज हम इस वीडियोस के अंदर सरल घनीय इकाई सेल के बारे में पढ़ेंगे और कल हम पढ़ने वाले हैं अंत्य केंद्रित घनीय इकाई सेल की। हम संकुलन प्रभाज और संकुलन क्षमता दोनों ज्ञात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।